अब हमारे पास आ जाता है चैप्टर 3 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है? दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ स्पीशीज़ ऐसी हैं, ऑर्गेनिजम्स, जो कि इस दुनिया में पाए जाते हैं। ये एक रफ एस्टीमेट है और साइंटिस्ट का मानना है कि कम से कम इस दुनिया में 1 करोड़ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब इन ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया गया 5 ग्रुप्स के अंदर: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। और इसकी वजह ये है कि इन प्लांट्स को स्टडी करने में आसानी होगी। अब ये प्लांट्स या एनिमल्स सारी दुनिया में डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं। किसी रीजन में ज़्यादा हैं, किसी रीजन में कम है। इनको आसानी से जानने के लिए, इन्हें समझने के लिए हमने इन्हें 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया ताकि इसे आसानी से एक्सेस किया जा सके इस इंफॉर्मेशन को। अब बायोडाइवर्सिटी बेसिकली होती क्या है? बायोडाइवर्सिटी वही बात है कि बायो द लिविंग थिंग्स, डाइवर्सिटी डाइवर्जन, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, किस जगह पे उनकी डिवीजन हुई है, उसे कहते हैं हम बायोडाइवर्सिटी इन शॉर्ट। तो जो जो प्लांट्स और एनिमल्स इस दुनिया में हमें मिलते हैं, हम जानते हैं फ्लोरा और फौना, वो 4 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन का नतीजा है। और तकरीबन 60 करोड़ साल पहले तक दुनिया में सिर्फ बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे। तो इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की? डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट फंजाई वगैरह वगैरह दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद है। और अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा निज़ाम रखा हुआ है इनका कि एक चीज़ भी अगर अपनी जगह से इधर उधर हो तो सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी का फ़ायदा हमें ये है कि हमें मेनली तो फूड ह्यूमंस को प्रोवाइड करती है। डिफरेंट प्लांट और एनिमल सोर्सेज से फूड मिलती है। उसके अलावा डिफरेंट जो मेडिसिन यूज़ की जाती है, हम हमारे प्रोफेशन के अंदर मेडिसिन यूज़ करते हैं जो हम, उनकी बेसिस प्लांट्स हैं। जो मेडिसिन प्लांट से नहीं एक्सट्रैक्ट की जा रही, जो मेडिसिन वैसे भी बनाई जा रही है, उनमें भी जो बेसिक स्ट्रक्चर लिया जा रहा है वो प्लांट का लिया जा रहा है। फिर उस पर जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफिकेशन की जा रही है और उसे यूज़ किया जा रहा है। तो बेसिक हमारे पास वही बायोडाइवर्सिटी से मिलने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनसे हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। उसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल हो गया, फाइबर्स, डाइज, रेजन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर्स एंड ऑयल वगैरह। डिफरेंट सब्सटेंसेस प्लांट्स ओरिजिन से मिलते हैं हमें। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी से रिसाइक्लेशन होती है न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कोई नाइट्रोजन वगैरह फर्टिलाइज करते हैं सॉइल को। ये सारे काम बायोडाइवर्सिटी से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, फ्लोरा फौना डिफरेंट स्पेसीज में प्रेजेंट हैं, वो ये काम करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमंस को। अब बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट रीजन पर डिपेंड करते हुए डिफरेंट होती है। अब कई जगह होती हैं वहाँ पर कोई प्लांट ज़्यादा होता है, कोई प्लांट होता है, कोई नहीं होता। कई जगह ऐसी होती हैं वहाँ पर एनिमल्स होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब जैसे कि ये 2 पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पर, ये जो लेफ़्ट पिक्चर है ये एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी घने जंगल हैं और सब प्लांट्स इकट्ठे इकट्ठे जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े प्लांट्स हैं। ऑन द राइट हैंड टेम्परेट फॉरेस्ट की एक पिक्चर दिखाई गई है। अब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स होते कौन से हैं? ट्रॉपिकल रीजन वो होता है जो आपने देखा इक्वेटर, ग्लोब के ऊपर जो सबसे मिडिल पार्ट होता है अर्थ का, उसे इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर के इर्द गिर्द जो सा एरिया है वो ट्रॉपिकल कहलाता है। यहाँ पर टेम्परेचर की ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती। जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे तकरीबन साल साल टेम्परेचर सेम ही रहता है। अब जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो टेम्परेट रीजन स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास। टेम्परेट रीजन वो होते हैं जहाँ पर हाई फ्लक्चुएशन होती है टेम्परेचर्स की, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज होता है, जहाँ पर हमारे पास सीजन मिलते हैं हमें। जैसे कि जो टेम्परेट रीजन है, पाकिस्तान टेम्परेट रीजन में आता है। जैसे आप जानते हैं 4 सीजन पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये टेम्परेट में आता है। अब क्लासिफिकेशन का मेन एम और प्रिंसिपल क्या है? जैसे कि ऊपर बात की हमने शुरू में कि
तकरीबन 1 करोड़ स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की। इनमें से सिर्फ जिनसे हम वाकिफ़ हैं उनमें हमारे पास 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। अब उन 1 करोड़ में से सिर्फ 15 लाख जानवर और 5 लाख पौधों से हम वाकिफ़ हैं, बाकी हम किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं, और वो भी 1 करोड़ एक रफ एस्टिमेट है, और वो कम से कम इतने होंगे, ये साइंटिस्ट का मानना है, और रियलिटी में इससे ज़्यादा ही होंगे। अब जैसे रीजन्स हैं, जैसे कि सी डेप्थ है, सी की डेप्थ के अलावा कोई लैंड पे ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर इंसान की रसाई नहीं है, वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट एक, पर हम उन्हें अभी तक एक्सेस नहीं कर सके, इसीलिए हम नहीं जानते कि कौन कौन से प्लांट कहाँ पे हैं। पर जिन्हें हम जानते हैं वो भी 2 लाख स्पीशीज़, एक कम अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है, और इनका चेक रखना, इन सबको अरेंज करना एक बहुत मुश्किल टास्क है। इसके लिए डिफरेंट क्लासिफिकेशन टेक्निक्स यूज की जाती हैं, और मेन एम देखें अब क्लासिफिकेशन का, 2 टर्म्स हैं हमारे पास, एक है टेक्सोनॉमी और एक सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी डिस्कस की थी, वो जो हमने ब्रांचेस डिस्कस की थी बायोलॉजी की, उसके अंदर टेक्सोनॉमी भी एक ब्रांच थी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की वो जो डील करती है क्लासिफिकेशन के साथ, कि जो क्लासिफाई करती है प्लांट्स को, एनिमल्स को, डिफरेंट स्पीशीज़ को। सिस्टमैटिक्स ऑन द अदर हैंड, सिस्टमैटिक वो ब्रांच है जो क्लासिफिकेशन भी कर रही है, पर उसके साथ साथ वो उन प्लांट्स का ओरिजिन भी देख रही है कि ये प्लांट्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। मेन एम क्या हो गया कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को फाइंड करना ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, कौन कौन से एनिमल्स क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दूसरे एनिमल्स के साथ, दूसरे ग्रुप्स के साथ, और इनके डिफरेंसेस क्या हैं, और उसकी बेस पे उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमने फाइंड करने हैं कि ये जो ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं ये कहाँ से एवोल्यूशन के बाद इस शेप में आए हैं। तो यही हमारे पास बेस बनती है क्लासिफिकेशन की, कि जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं हमारे पास दो स्पीशीज़ के दरमियान, एक इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज़ रह रही हैं वो कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, उनकी जो एवोल्यूशन हुई है वो किस तरह हुई है, कहाँ से कौन से प्लांट्स, कौन से एनिमल्स इवॉल्व करके जो प्रेजेंट डे पे हमारे पास एनिमल्स या प्लांट्स हैं वहाँ तक पहुँचे हैं। टेक्सोनोमिक हायरार्की, वो ग्रुप्स जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उन्हें टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का नाम दिया गया है, या उन्हें टेक्सास कहा जाता है। टेक्सा एक कॉम्बिनेशन है, टेक्सॉन इसकी सिंगुलर है। तो जो बेसिक टेक्सास यूज़ किए जाते हैं वो स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम है। स्पीशी सबसे पहले देखते हैं हम, स्पीशी क्या होती है। स्पीशी एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि एक वक्त पे एक जगह पे रहते हैं, वो अपने दरमियान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, और उनके बच्चे आगे उनके बच्चों के बच्चे भी हो सकते हैं। ये एबिलिटी होती है एक स्पीशी की, और ये एक नस्ल से नस्ल आगे ये चलती रहती है। उसको हम स्पीशी का नाम देते हैं जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स ये कैपेबिलिटी रखता हो। तो ग्रुप ऑफ स्पीशी को हम, जो डिफरेंट एक जैसे स्पीशीज़ हैं वो इकट्ठी एक जीनस बनाती हैं, एक ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली, ग्रुप्स ऑफ फैमिली ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर से क्लास बनती है, और डिफरेंट क्लासेस मिलकर फाइलम बनाती हैं, और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फाइलम एक मेन किंगडम के अंदर आते हैं, जो कि 5 किंगडम हमारे पास हमें क्लासिफिकेशन में मिलते हैं। ये सिंपली देखें, पी की एग्जांपल दी गई है यहाँ पे। पी मटर को आप जानते हैं, पी का साइंटिफिक नेम जो स्पीशी है इसकी वो है पायसम सेटिवम, जीनस इसका पायसम है, फैमिली फेबेसी, ऑर्डर फेबेल्स, मैग्नोलियोपिसीडा इसकी क्लास, मैग्नोलियोफाइटा फाइलम, और इसका किंगडम है प्लांटे। इसी तरह यहाँ पे ह्यूमन का आपको क्लासिफिकेशन बताई गई है। तो ये यहाँ पे वही बात की गई है कि स्पीशी क्या होती है। स्पीशी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि इंटरब्रीड करते हैं फ्रीली,
और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वो फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल और इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आगे रिप्रोडक्शन करवा के बच्चे पैदा कर सकते हैं, जो इनफर्टाइल हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे ये देखें, अब क्लासिफिकेशन दिखाई गई है होमो सेपियंस, ह्यूमंस की। ह्यूमंस की स्पीशी होमो सेपियन है। अब स्पीशी और जीनस में क्या, जीनस एक क्लास है और मेन क्लास है जीनस एक, और उसकी आगे सब क्लास स्पीशी छोटा पार्ट है उसका। जैसे जो होमो जीनस है, अब होमो के अंदर डिफरेंट होमो की स्पीशीज आ जाती हैं। जैसे आज की प्रेजेंट दौर पे तो सिर्फ होमो सेपियंस रह गए हैं, पर पास्ट में बहुत देर पहले, तकरीबन 2 लाख साल पहले तक दूसरी स्पीशीज़ तक भी मौजूद थी। 2 लाख साल पहले एरेडिकेट हुई हैं वो दुनिया से तकरीबन। जैसे होमो सेपियन है, इसी तरह होमो इरेक्टस थे, होमो हैबिलिस थे, निएंडरथैल्स थे, डेनिसोवियंस थे, ये सारे आते थे होमो जीनस के अंदर। वो सारे एक्सटेंड होते गए वक्त के साथ साथ। हमारी खुशकिस्मती कि हम बचते गए, और आज जो भी आपको इंसान दुनिया में नज़र आता है वो होमो सेपियन है, जिसका जीनस होमो है, फैमिली उसकी होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेट्स, उसकी क्लास मैमेलिया, उसका फाइलम क्लॉडेटा, और उसकी किंगडम उसका एनिमेलिया है। जानवर है हम सब। अच्छा, अब एक बहुत बेसिक सी चीज़ आपने शायद आपने नोट नहीं की, वो थी कि जो स्पीशीज़ की डेफिनेशन थी उसमें था कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच लिव टुगेदर इन नेचर। इन नेचर वो रह रहे हैं ग्रुप्स में और ब्रीड कर रहे हैं नेचर के अंदर। आर्टिफिशियल आजकल आपको पता है कि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन करवाई जाती है, 2 स्पीशीज़ के अंदर क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है, और उससे होता ये है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो इनफर्टाइल होता है। स्पीशी की डेफिनेशन के लिए हमें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर 2 स्पीशीज़ को इंटरमिक्स करवाया जाएगा तो उनका ऑफस्प्रिंग इनफर्टाइल होगा। जैसे कि एक ये देखें, इनफर्टाइल म्यूल, म्यूल की एग्जांपल दी गई है, उर्दू में इसे खच्चर कहा जाता है। म्यूल क्या होता है? म्यूल एक क्रॉस है मेल डंकी और एक फीमेल हॉर्स की। जब क्रॉस करवाया जाता है तो इनका जो बच्चा होता है उसे एक म्यूल का नाम दिया गया, और ये इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग की एक एग्जांपल आ जाती है। म्यूल एक ऐसी स्पीशी है जो आगे अपनी जनरेशन को लेकर नहीं चल सकता। यहाँ पर म्यूल तक इसकी जनरेशन ख़त्म, बस इसकी अब डेथ हो जाएगी, उसके बाद कोई स्पीशी नहीं आगे। तो ये एक एग्जांपल है इंटर स्पीशी सेक्सुअलिटी की। अब मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ आए। जो प्लांट क्लासिफिकेशन के मेन किंगडम हमें मिले वो किस तरह मिले? सबसे पुरानी अगर देखी जाए कि हिस्ट्री में कहाँ पर क्लासिफिकेशन पाई जाती है, तो सबसे पहले ग्रीक फ़िलासफ़र था एक एरिस्टोटल। आपने नाम सुना होगा एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल था तकरीबन 400 BC, हज़रत ईसा की पैदाइश से 400 साल पहले के करीब एरिस्टोटल ने 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था सारे ऑर्गेनिजम्स को। एक ग्रुप था प्लांटे, दूसरा था एनिमेलिया। उसके बाद तकरीबन 1100 साल बाद 700s में अबू उस्मान उमर अल जहाज़ ने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स के अपनी एक बुक के अंदर, और उसने ज़्यादा एम्फसाइज़ किया आंट्स के ऊपर कि आंट्स का बिहेवियर कैसा है। उसके बाद 1172 में इब्न रशद, इसने क्या किया, इसने जो एरिस्टोटल ने बुक लिखी थी इसको इसने ट्रांसलेट किया अरबिक के अंदर। अब ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हो गया था डिफरेंट स्पीशीज़ के ऊपर, डिफरेंट क्लासिफिकेशन के तरफ आ रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरा था, एडवांसमेंट्स हो रही थी, वैसे वैसे इतना डाटा हमारे पास बढ़ रहा था कि उसे मैनेज करने के लिए एक सिस्टम चाहिए था। तो उसके लिए 15वीं सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने काम इस पर शुरू कर दिया। उसके बाद कैरोलस लिनियस
कैरस लिनियस का नाम आपको सुनने में मिलेगा काफ़ी दफ़ा। कैरलस लिनियस एक काफ़ी मानी जानी हस्ती है बायोलॉजी के अंदर। इसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया था। आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, पर वो नेक्स्ट लेक्चर में। आप ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे हम। कैरलस लिनियस का एक बहुत बड़ा हाथ है एवोल्यूशन के अंदर, और जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर यूज़ किया जाता है नेमिंग के लिए, जैसे कि कैंडिडा एल्बिकेंस है, एक नाम है, ये बायोलॉजिकल नेम है, एक फंगस होती है कैंडिडा एल्बिकेंस। उसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल एक बैक्टीरिया होता है। ये सारे जो नाम दिए जाते हैं, ये एक कैरलस लिनियस का बताया हुआ बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक मेथड है, वो यूज़ किया जाता है। वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। उसके अलावा ये डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस बताई गई हैं कि उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की और उनका क्या क्या फ़ायदा हुआ हमारे समझ में। उसके बाद हम आते हैं अपनी मेन चीज़ की तरफ, जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और डिफरेंट जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था हमारे पास, ग्रेजुएशंस आई, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से स्टार्ट किया गया था। तो जो ओल्डेस्ट सिस्टम था हमारे पास वो प्लांटे और एनिमेलिया, 2 क्लासेस थी। एक हो गया प्लांटे, एक हो गया एनिमेलिया। तो 2 ग्रुप्स बनाए गए, प्लांट्स को प्लांटे में, एनिमल्स को एनिमेलिया में। जैसे जैसे लोगों को समझ आया कि ये चीज़ प्लांट से मिलती जुलती है, तो उसे उन्होंने प्लांट्स में रख दिया। जो एनिमल से रिलेटेड थी उसे एनिमल में रख दिया। अब 2 बेसिक इनके अंदर जो रूल्स थे वो ये थे कि जो ऑटोट्रॉप्स थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाने की ताकत रखते थे, जो मतलब क्लोरोफिल जिनके अंदर प्रेजेंट है और वो अपना खाना सनलाइट से बना रहे हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और उन्हें रखा गया किंगडम प्लांटे में। और वो ऑर्गेनिजम्स जो हेट्रोट्रॉप्स हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, उन्हें रखा गया किंगडम एनिमेलिया के अंदर। और जो बैक्टीरिया, फंजाई और एल्जी थे, ये सारे किंगडम प्लांटे के अंदर रखे गए, क्योंकि तब लोगों को यही समझ आई कि ये प्लांट्स के रिलेटेड हैं। पर बाद में जब थोड़ी सी एडवांसमेंट्स हुई तो लोगों को कुछ ग्लिचेस नज़र आने लगे सिस्टम के अंदर। जैसे यूजलीना एक प्लांट है। यूजलीना के अंदर क्या है कि इसके अंदर प्लांट लाइक कैपेबिलिटीज़ भी हैं। जैसे इसके अंदर क्लोरोफिल होती है, जब सनलाइट इसे मिले तो अपना खाना ये खुद बनाती है। और एनिमल लाइक भी करेक्टरिस्टिक हैं यूजलीना में कि जब सनलाइट मुहैया नहीं होती तो ये अपने खाने के लिए मोड यूज़ करती है हेट्रोट्रॉपिक। तो यहाँ पर मसला आ गया कि ये रिलेटेड है यूजलीना, प्लांट करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, एनिमल करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो इसका क्या किया जाए। तो इससे टैकल करने के लिए 1866 के अंदर एक बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया, उसने एक 3rd किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया, प्रोटिस्टा। अब इस प्रोटिस्टा के अंदर यूजलीना जैसे प्लांट्स को रखा गया और उसके साथ साथ बैक्टीरिया को भी इसी के अंदर इंक्लूड किया गया, प्लांट से निकाल के। पर यहाँ पर भी मसले अराइज हुए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इनके लिए कोई सेपरेट ग्रुप नहीं है। प्रोकैरियोट्स कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि जिनके ऑर्गेनेलीज, सेलुलर ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इनक्लोज्ड इन एक वॉल के अंदर इनक्लोज नहीं होते, उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, उनकी मेम्ब्रेन नहीं होती। और यूकैरियोट्स वो हैं जिनकी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। जो ह्यूमन है वो यूकैरियोट्स में आता है, बैक्टीरिया वगैरह प्रोकैरियोट्स में। उसके यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अलावा फंजाई का भी मसला था कि फंजाई प्लांट से तो रिलेट करते हैं पर ये ऑटोट्रॉप्स नहीं है। फंजाई एब्जॉर्प्शन से अपना खाना लेते हैं, कि मतलब ये एंजाइम छोड़ देते हैं अपने फूड के ऊपर, तो उसे डाइजेस्ट करता है और ये फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं फंजाई। तो यहाँ पर भी इन्हें मसला नज़र आने लग गया कि इसे भी इन तीनों ग्रुप्स के अंदर किसी में नहीं रखा जा सकता। तो फिर 1967 के अंदर रॉबर्ट वेटिकर ने इंट्रोड्यूस करवाया 5 किंगडम सिस्टम। उसने क्या किया उस वक्त में कि उसने प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बेस पे किया। उसके अलावा उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन से खाना ले रहे हैं, या इंजेक्शन से। इंजेक्शन होती है जिस तरह हम ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं अपने फूड को, उस मेथड को इंजेक्शन कहा जाता है। इस बेसिस पे उसने 5 किंगडम्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया की बुनियाद रखी। फिर 1988 के अंदर मॉर्गेलिस और शेवार्ड्स ने भी इन्हीं 5 ग्रुप्स को
मॉडिफाई किया। और इन्होंने क्या किया, इन चीज़ों के अलावा उसने अंदर जेनेटिक्स को भी इन्वॉल्व किया उसकी क्लासिफिकेशन के लिए। तो उसके नतीजे में हमें 5 ग्रुप्स मिले मेन किंगडम्स। तो किंगडम मोनेरा सबसे पहले, जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इनकी सेल ऑर्गेनिजम्स मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं थे। अब वो थे सारे यूनिसेलुलर, और कुछ टाइप्स थी जो थी तो यूनिसेलुलर, पर वो चेन्स में या क्लस्टर्स के अंदर कॉलोनीज बना के रहती थी सेल्स। इनके अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया तो आप जानते हैं बैक्टीरिया क्या होते हैं। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया उन बैक्टीरियाज को कहा जाता है जो कि जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और अपना खाना सनलाइट से बना सकते हैं। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर पे अभी हम नहीं गए। सिंपल जो बिल्कुल मामूली से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, उन्हें रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। इनमें एल्जी आ गए, प्रोटोजोन्स और कुछ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट इस ग्रुप में आ गए किंगडम प्रोटिस्टा में। थर्ड ग्रुप बनाया किंगडम फंजाई। फंजाई में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स आए, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। यहाँ तक हमारे पास सिंपल मल्टीसेलुलर थे और यूनिसेलुलर थे। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो गई, बड़े ऑर्गेनिजम्स आ गए, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स। इनका मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव है। एब्जॉर्प्टिव जैसे आपको बताया कि ये मॉलिक्यूल्स और एब्जॉर्ब करते हैं अपने फूड को, बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं। ये एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये अपने फूड पे अप्लाई करते हैं। फूड जब डाइजेस्ट होती है फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे था किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स, किंगडम प्लांटे में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉप्स। ये अपना खाना खुद बना रहे हैं क्लोरोफिल की मदद से। यहाँ पर ऑब्जॉर्प्टिव था। यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक तो आपने देखा ही, आपको पता है ऑटोट्रॉपिक वही होता है जो न्यूट्रिशन को मतलब प्लांट खुद बना रहा है। और किंगडम एनिमेलिया में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स, ये वो प्लांट्स हैं जो इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, ना एब्जॉर्प्शन नहीं यूज़ करते और ऑटोट्रॉपिक भी नहीं होते, ये इंजेक्शन से कर रहे हैं। ये सारे यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं सारे। ठीक हो गया। मोड ऑफ फूड कंजम्पशन का चेंज है, जैसे ये खुद बना रहा है, ये एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, बाहर डाइजेस्ट करता है और फिर खाता है। और इंजेक्शन है कि फूड बॉडी के अंदर जाती है फिर जाके डाइजेस्ट होती है। इसमें किंगडम एनिमेलिया अब सारा है, जिसमें एनिमल्स आ जाते हैं सारे किस्म के, मैमल्स हो गए, बाकी रेप्टाइल्स वगैरह हो गए, जो खाना खाते हैं फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसे एब्जॉर्ब करवाते हैं अंदर से बॉडी के। और एक बहुत बड़ी चीज़ किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इनकी सेल वॉल्स और सेल मेम्ब्रेन का, जो प्लांट्स होते हैं उनके सेल के इर्द गिर्द वॉल होती है क्योंकि उन्हें एक रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए होता है। जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, दे लैक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट। जो प्लांट हैं उन्हें मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने इरेक्ट रहना है, एक ही जगह पर टिके रहना है, इसीलिए उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एज सच नहीं होती। एनिमल्स को मूव करना है इसीलिए उनकी सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है जो कि फ्लेक्सिबल है, जिसे किसी भी शेप में मूव किया जा सकता है। सही हो गया। अब ये वही बताया, डिफरेंट क्लासेस बताई गई हैं और उनके करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। ये आपने सारे याद कर लेने, टेबल को आपने याद करना है, समझ के करना है जैसे आपको बताया ऊपर सारा। वैसे वैसे ये प्रोकैरियोट आपको बता दिया प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, उसके अलावा यूकैरियोट्स क्या होते हैं ये भी आपको बता दिया। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉप क्या होता है, हेटेरोट्रॉप क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ तक तो आ गया। अब वायरस क्या होता है। बैक्टीरिया वगैरह को तो क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, पर आपने देखा वायरस को कहीं पे भी नहीं रखा गया। इसकी सबसे बड़ा ये वजह ये है कि वायरस जो होते हैं वो ना तो लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो उन्हें बनाते हैं लिविंग, कुछ कैरेक्टरिस्टिक उन्हें बनाते हैं नॉन लिविंग। इसीलिए साइंटिस्ट अभी तक यही परेशानी में है कि उन्हें क्या स्टेटस दिया जाए, एक लिविंग का स्टेटस दें या नॉन लिविंग का स्टेटस दें। जैसे कि नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में क्रिस्टलाइन नेचर होती है,
इसीलिए उन्हें नॉन लिविंग समझा जाता है। पर वायरसेस के अंदर डीएनए या आरएनए मौजूद होता है जो कि एक लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए उन्हें लिविंग थिंग का भी दर्जा देने का मसला है, मतलब ना नॉन लिविंग नॉन लिविंग। तो वायरस क्या है, बेसिकली एक डीएनए या आरएनए है और उसे साइडों पे प्रोटीन से कोट हुआ हुआ है, वो एक वायरस है, इसीलिए इसका मसला है, इसीलिए उसे 5 किंगडम में कहीं पे भी नहीं रखा गया। अच्छा, तो ये था आपका मेन इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।